जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिकल डांस, जिसको हिंदी में शास्त्रीय नृत्य भी बोलते हैं। अब बात करेंगे इसमें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे किस चीज़ को कैसे कवर करेंगे, क्या कुछ हम ट्रिक बताएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम इसी वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। बात करें सबसे पहले कि इसमें हम जानेंगे क्लासिकल डांस क्या है, कितने भाव होते हैं क्लासिकल डांस के, और हमें पता कहाँ से चलता है एक्चुअल में कि भारत देश में क्लासिकल डांस जैसा कुछ था। तो इन सब विभिन्न पहलुओं में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि संस्कृत मंत्रालय के अकॉर्डिंग कुल कितने क्लासिकल डांस हैं और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने क्लासिकल डांस हैं। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब बात करें यहाँ पर क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस क्या है? तो जो डांस भगवान, देवी देवताओं और धार्मिक शास्त्रों, यानी जैसे धार्मिक शास्त्रों का मीन्स है कि जैसे रामायण, महाभारत, जो इनमें पात्र हैं, जैसे अर्जुन एक पात्र है, कृष्ण एक पात्र हैं किसके, महाभारत के। तो ऐसे शास्त्रों के जो पात्रों का वर्णन करने वाला नृत्य होता है उसे क्लासिकल डांस बोलते हैं। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि क्लासिकल डांस किसे कहते हैं। तो जो नृत्य भगवान, देवी देवताओं और धार्मिक शास्त्रों में उल्लेखित पात्रों के बारे में बताता हूँ, के बारे में जानकारी देता हूँ, उसे क्लासिकल डांस कहते हैं। अब ये डांस ऐसे रोज़ नहीं किया जाता है कि घर में फंक्शन हुआ तो हम लोग क्लासिकल डांस कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। क्लासिकल डांस अनुष्ठानों पे किया जाता है और मंदिरों में मैक्सिमम टाइम किया जाता है। अब बात करें कि क्लासिकल डांस के भाव कितने होते हैं या नृत्य के कुल भाव कितने होते हैं, तो क्लासिकल डांस के दो भाव होते हैं। पहला तांडव। अब तांडव नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शिव तांडव। तो पहला, अब तांडव कब करते हैं शिव जी? जब क्रोधित होते हैं। तो तांडव का मतलब है जो क्रोध व रोष को दर्शाता है। अब बात करें लास्य से, जो कि क्लासिकल डांस का दूसरा भाव है। अब लास्य क्या दर्शाता है? देखो, तांडव शिव जी को, तो लास्य माँ पार्वती जी को। और माँ कैसी होती है? कोमल होती हैं, सुंदर होती हैं। तो लास्य कोमलता और सुंदरता, साथ ही साथ कभी कभी रेयरली कामुकता को भी शो करता है। अब बात करें कि हमको क्लासिकल डांस के बारे में पता कहाँ से चला, जानकारी के स्रोत। तो इसके बारे में एक नाट्य शास्त्र है जिसे पंचम वेद माना जाता है और इसके लेखक भरत मुनि हैं। यानी कि संस्कृत का एक शास्त्र है जो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी देता है, जिसके रचयिता भरत मुनि जी हैं और इसे पंचम वेद माना जाता है। अगर अब आप सबके एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा विकल्प है जिसे पंचम वेद माना गया है, तो आप नाट्यशास्त्र करेंगे। नाट्यशास्त्र जो कि एक संस्कृत का नाट्य महाकाव्य है, तो उसे पंचम वेद माना गया है। अब क्या सिर्फ नाट्यशास्त्र ही है जहाँ से क्लासिकल डांस के बारे में पता चलता है? तो ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं नंदकेश्वर और बुक का नाम है अभिनय दर्पण। अब अभिनय दर्पण बुक भी क्या है? क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य के बारे में अच्छे से बताती है। अब बात करें कि संगीत कुल कितने क्लासिकल डांस हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8। अब बात करें कि ये तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार है। अब इसमें विवाद भी है थोड़ा। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य हैं और 9वां कौन सा है? छऊ, जिसे अर्धशास्त्रीय नृत्य के रूप में भी माना जाता है। अब बात करें, देखो हमने कहा कि शास्त्रीय नृत्य के 2 भाव होते हैं, तो अपने देश में कुल क्लासिकल डांस कितने? 8। तो सारे ही क्लासिकल डांस इन्हीं 2 भाव में से कोई एक भाव होगा। कुछ ऐसे क्लासिकल डांस भी हैं जिसमें दोनों ही भाव पाए जाते हैं, यानी उसमें लास्य का भी भाव है और तांडव का भी। तो अब हम समझेंगे कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उससे रिलेटेड स्टेट और भाव को समझेंगे। तो आप जाने पहले कि भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो आप ये कैसे याद करिए, भरतनाडु, भरतनाडु। दिख नहीं रहा होगा क्योंकि नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इसमें हम बहुत वैसे लिख के तो नहीं बता सकते। तो आप समझिए भरतनाट्यम तमिलनाडु, तो इसको भरतनाडु से रिलेट करिए और याद करिए, भरतनाडु भरतनाडु भरतनाडु। जब भी अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो अपने आप भरतनाट्यम तमिलनाडु टिक हो जाएगा। अब बात करें इसके भाव की, तो ये लास्य को दर्शाता है। अब जैसे हमने यहाँ पर आपको बोला भरतनाट्यम तमिलनाडु और लास्य को दर्शाता है, तो आप इस डांस को यूट्यूब पे, गूगल पे डाल के देखें और उसमें आप देखेंगे कि जो
महिला नर्तक है, उसके वेशभूषा से ही पता चलता है कि ये लास्य को, प्रेम को, कोमलता को, सुंदरता को प्रदर्शित कर रही है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, जिसका भाव क्या है, लास्य। अब वहीं बात करें कथकली और मोहिनीअट्टम की, तो ये केरल से संबंधित है। कथकली में तांडव और मोहिनीअट्टम में लास्य दर्शाया जाता है। यानी कथकली क्या है, देखते हैं आप, रुद्र रौप रहता है इसमें। तो कथकली तांडव को दर्शाता है। तांडव यानी अब कथकली जो नृत्य है वो बेसिकली शिव जी को समर्पित है, और कैसे, शिव जी के तांडव रूप को। वहीं बात करें मोहिनीअट्टम, नाम से ही पता चल रहा है मोहिनी। मोहिनी को ऐसे याद करेंगे, मोहिनी किसी लड़की का नाम है, और लड़की का क्या नाम आप सबको पता ही है कि मोहिनी का रूप लेकर विष्णु जी ने भस्मासुर का वध किया था। तो मोहिनी जी कैसी थी, अब भगवान ने रूप लिया था मोहिनी का, यानी सुंदर ही रही होगी। तो मोहिनीअट्टम सुंदर रहे होंगे तो लास्य को, प्रेम को दर्शाएंगे। तो मोहिनीअट्टम प्रेम को यानी लास्य को दर्शाता है। अब बात करें मणिपुरी, जो कि मणिपुर से रिलेटेड है, ये लास्य और तांडव दोनों को दर्शाता है। आगे बढ़ें तो देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, जो अंधा होगा, यानी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, और ये क्या करता है, लास्य को दर्शाता है। नेक्स्ट ओडिसी। ओडिसी उड़ीसा को प्रदर्शित करता है और लास्य को दर्शाता है। तो आप सबको अभी तक पता चल गया हो गया कि 1 2 3 4 5 6 में से केवल और केवल मणिपुर ऐसा ही क्लासिकल डांस है जो लास्य और तांडव को दर्शाता है। अब आगे चलेंगे और इसके बाद वाले पेज में हम जानेंगे कि यूपी का कथक भी लास्य और तांडव दोनों को दर्शाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। और गाइस, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये कंटेंट आपके एग्ज़ाम में आएगा ही, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए जितना पॉसिबल हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम इसमें मैप के थ्रू भी जानेंगे चीज़ों को, समझेंगे चीज़ों को मैप के थ्रू भी। तो अब बात करें कथक की, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो इसमें लास्य और तांडव दोनों चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करें सस्त्रिया, जो कि असम का है और ये लास्य को दर्शाता है। सस्त्रिया सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। इसको मान्यता वर्ष 2000 में मिली है। किसके प्रयासों से, श्रीमद शंकरदेव के प्रयासों से। तो इन सब चीज़ों को हम आगे भी डिटेल में जानेंगे। अब बात करेंगे, हम मैप के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। आई होप वीडियो की क्वालिटी आपको समझ आ रही होगी, दिख रहा होगा, वॉइस भी प्रॉपर आ रही होगी। अगर ऐसा सब कुछ है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखेंगे कि इसमें प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्व में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 2। सस्त्रिया, जो कि असम, मणिपुर को। तो अब इसमें क्या बोला प्रश्न में, उत्तर पूर्व। तो अब हम मैप के थ्रू समझेंगे। अब मान लीजिए ये मैप है, तो इसमें हमने ऐसे सीधी लाइन खींची। अब ये लाइन पूरब को, ये पश्चिम को। अब ऐसे खींचे तो उत्तर और दक्षिण को दर्शाती है। उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व में कौन आता है, ये उत्तर और ये पूर्व, तो असम और मणिपुर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि उत्तर पूर्व में 2 क्लासिकल डांस हैं, असम और मणिपुर। असम का सस्त्रिया है, मणिपुर का मणिपुरी है। अब बात करें दक्षिण भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 5। भरतनाट्यम कैसे याद कराया था, भरतनाट्यम भरतनाडु यानी भरतनाट्यम तमिलनाडु। फिर कथकली और मोहिनीअट्टम और कथकली। मोहिनी बिना थके ही डांस कर रही है, तो मोहिनीअट्टम और कथकली कल केरल से। इसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, और ओडिसी उड़ीसा से। तो ये क्या है, दक्षिण भारत के क्लासिकल डांस हैं। अब मैप के थ्रू हम समझेंगे। अब मान लीजिए मैप के थ्रू ये पूरब दिशा थी, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो आप देखिए तमिलनाडु के 2 क्लासिकल डांस, कथकली और मोहिनीअट्टम। सॉरी, तमिलनाडु का 1 क्लासिकल डांस भरतनाट्यम, और ये केरल है, ये गाइस केरल है। तो केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। देखिए आंध्र प्रदेश जुड़ा हुआ है, यानी दक्षिणी भारत की स्टेट है, तो कुचिपुड़ी और उड़ीसा ओडिसी। तो इस तरह से 5 क्लासिकल डांस कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के। 2 केरल वाले, 1 भरतनाट्यम, 3 कुचिपुड़ी और उड़ीसा का ओडिसी। ये 5 क्लासिकल डांस दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक मात्र प्रश्न ये बनता है कि उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस कौन सा है, तो उसका आंसर होगा कथक। आप सबको भी पता है कि उत्तर में उत्तर प्रदेश पड़ता है, इसलिए यहाँ का क्या है, कथक। आई होप आप सबको वीडियो पढ़ने में और कंटेंट क्वालिटी समझ आ रही होगी। बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस होगी, उसे प्लीज़ एडजस्ट कर लेना।
नहीं तो मुझे एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, फिर चीज़ें पहुंच नहीं पाएंगी जेन्युइन कंटेंट आप तक। अब बात करेंगे हम यहाँ पर भरतनाट्यम के पोस्टमार्टम करेंगे, यानी भरतनाट्यम से बनने वाले सारे प्रश्न अब इसी पेज में आप सबको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और इसका इतिहास कि कब कितना पुराना है, तो लगभग 2000 साल पुराना ये भरतनाट्यम है। अब बात करें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण से मिलती है। अब आप समझिए इसे कि जो भरतनाट्यम है, हमने बोला मंदिरों में होता है, मंदिरों में होते हैं ऐसे डांस, तो भरतनाट्यम मंदिरों में होते, तो मंदिर में कौन करता है? देवदासियाँ, इसीलिए इसे दासियट्टम कहते हैं। अब मंदिर में क्या होता है? हवन कुंड भी होता है, यानी आग भी होती है, तो हम लोग रिलेट करके याद करेंगे कि इसी का नाम अग्निअट्टम भी है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसको अग्निअट्टम भी बोलते हैं, तो आंसर होगा भरतनाट्यम। अब बात करें भरतनाट्यम को पहली बार भरतनाट्यम किसने कहा, तो बताते चले आप सबको कि इसका सबसे पहले पुराना नाम था सादिर। तो सादिर था। अब कृष्ण अय्यर जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इन्होंने सबसे पहले सादिर को भरतनाट्यम कहा। अब बात करें ये कैसे प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे अकेले भी किया जा सकता है भरतनाट्यम को, और समूह में, दोनों रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अब बात करें पहली बार शुरुआत में क्या था कि भरतनाट्यम को अकेला ही एक व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन वर्ष 2020 यानी जिस वर्ष कोरोना आया था, यानी कोविड-19, तो कोरोना 2020, तो 2020 फरवरी साल 2020 में फरवरी में पहली बार इसे समूह में प्रस्तुत किया गया। कहाँ? चेन्नई में प्रस्तुत किया गया था। अब बात करें कि जैसे देखो हमारे जीवन के भी कई भाग होते हैं, वैसे क्लासिकल डांस के भी 6 भाग हैं। क्लासिकल डांस के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। तो इसका जो प्रथम भाग है और जो अंतिम भाग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस हज़ारों बार पूछे गए हैं, लेकिन हम 6 भागों को देख लेंगे शॉर्ट में। तो सबसे पहला आला रिप्पू, यानी जब शुरू होता है, जहाँ से भरतनाट्यम शुरुआत होती है वह आला रिप्पू से, यानी भरतनाट्यम का प्रथम भाग क्या? आला रिप्पू, यानी जहाँ से नृत्य की शुरुआत करता है उसे आला रिप्पू कहते हैं। दूसरा भाग इसमें क्या है? जाति स्वरम। सिर्फ जान लेना है आपको बीच वाले भाग, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सिर्फ पहला भाग और अंतिम यानी 6वां भाग इंपॉर्टेंट है। तो बीच वाले से भी प्रश्न पूछा जा सकता है फ्यूचर में, किसी को नहीं पता कहाँ से पूछा जाएगा, तो हम सारे ही 6 के 6 भागों को समझ लेंगे। बात करें दूसरे भाग की, तो इसे जाति स्वरम कहते हैं, और इसमें क्या करता है कि नर्तक कला ज्ञान का, कि नर्तक को कला से रिलेटेड कुछ ज्ञान है कि नहीं, उसका परिचय देता है। तीसरा भाग है शब्दम। शब्दम में क्या होता है कि नाट्य भावों का वर्णन किया जाता है। जैसे हमने देखो आपको क्या किया, शुरुआत में बताया कि क्लासिकल डांस क्या है, कितने भाव हैं, तो हमने बताया 2 भाव हैं, लास्य और तांडव। उसी तरह तीसरे भाग में शब्दम, जिसको शब्दम बोलते हैं, इसमें क्या होता है? नाट्य भावों का वर्णन किया जाता है। बात करें अब चौथे भाग की, जिसको वड़म बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है? भाग, भाव, राग और ताल की प्रस्तुति, यानी ताल बजाया जाता है। ताल कैसे? थाप निकाली जाती है ढोलक से, वाद्य यंत्रों से, तो उसी पे नृत्य किया जाता है। अब बात करें 5वें भाग की, तो जिसे पदम बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें अपना ताकत दिखाता है जो डांसर्स होता है, यानी इसमें मुद्रा बनाई जाती है। और कौन सी मुद्रा बनाई जाती है, ये सब कुछ हम जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बार एग्जाम में पूछा गया कि बताया नहीं जा सकता। अब मजबूती कैसे दिखाएगा, तो अब वहाँ कसरत तो करेगा नहीं, कुश्ती तो लड़ेगा नहीं, क्या करेगा? वो मुद्रा दिखाएगा, और मुद्रा से ही उसकी ताकत का पता चलेगा। तो जानेंगे आगे क्या है। और अंतिम और 6वां, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थिल्लाना। यहाँ से क्या होता है? भरतनाट्यम का अंत होता है। तो आई होप 6 के 6 भाग आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर रिपीट कर देता हूँ, पहला और लास्ट भाग भरतनाट्यम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला भाग मतलब जहाँ से शुरुआत होती है, तो शुरुआत आला रिप्पू से होती है। बात करें अंत की, तो तिल्लाना या थिल्लाना से होती है। अब बात करें इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का यूज होता है। वाद्य यंत्र मतलब कि कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो मृदंगम बताएंगे, ये क्या होता है? ढोलक सा होता है, लेकिन उतना साइज में छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, एक तरफ कम चौड़ा और दूसरी तरफ ज़्यादा चौड़ा होता है। वीणा आप सबको पता ही है, बांसुरी, वायलिन भी पता है, घटम पता ही है, कंजीरा, तंबूरा और हारमोनियम। जब हम लोग
वाद्य यंत्र और उससे रिलेटेड वादक वाला टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे, इन सब वाद्य यंत्रों को दिखाएंगे भी कोशिश करके वीडियो के थ्रू ही या उनकी इमेजेस के थ्रू, तो आप लोग वहाँ से समझना। अभी बस इतना याद कर लीजिए कि भरतनाट्यम में कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज होते हैं। तो पहला मृदंगम, वीणा, बांसुरी, वायलिन, घटम, कंजीरा, तंबूरा और हारमोनियम। अब आपको भी पता इतने सारे नाम हैं, तो ये प्रश्न कभी बनेगा ही नहीं कि कौन सा यूज होता है। प्रश्न कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो भरतनाट्यम में यूज नहीं होता है, तो 3 यहाँ से दे देगा और चौथा कोई और विकल्प दे देगा। तो आई होप आप समझ जाएंगे। अब बात करें, जो हमने कहा था कि 5वां भाग है भरतनाट्यम का, जिसमें नर्तक अपनी मजबूती को दर्शाता है, अभिनय की मजबूती का पता चलता है, तो वो कौन सी मुद्रा है? ये काठ का मुद्रा, काठ का मुख मुद्रा। कठ का मुख मुद्रा क्या होता है? इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। क्या किया जाता है? 3 उंगलियों को मोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। अब बात करें, जैसे आपको पता है कि संगीत कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी बताएंगे, ये चैप्टर भी पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संगीत और उनके प्रकार, और शास्त्रीय संगीत भी होता है, तो ये सब कुछ पढ़ाएंगे। बस आप सबको जुड़े रहना है और सपोर्ट करना है। तो इसमें कर्नाटक संगीत की लय व ताल पर किया जाता है, यानी भरतनाट्यम क्या किया जाता है? कर्नाटक संगीत पर किया जाता है। और इसमें एक नट्टुवार होता है। नट्टुवार यानी एक, मान लो जैसे एंकर नहीं होता मीडिया में, न्यूज़ में, चैनलों में, वैसे इसमें भी एक एंकर की भूमिका निभाता है, जिससे नट्टुवार बोलते हैं, नट्टुवार भी बोल देते हैं कहीं कहीं। तो ये कविता का पाठ करता है। आई होप आप सबको इतना समझ आ गया होगा और आनंद भी आ रहा होगा। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, क्वालिटी को समझिए। जो भी साथी पहले से तैयारी कर रहा है उसे पता होगा कि कंटेंट में कितनी दम है और कितना अच्छा कंटेंट है। उम्मीद है आप सब सपोर्ट जरूर करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें और कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब इसमें हम जानेंगे कि इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है डांसर, यानी कौन कौन से ऐसे डांसर्स हैं जिन्होंने भरतनाट्यम के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत नाम किया इसमें। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, और इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है। तो हम यामिनी कृष्णमूर्ति, इनके बारे में कुचिपुड़ी में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं सोनल मानसिंह की, और ये भी ओडिसी से संबंधित है, लेकिन इनसे रिलेटेड बनने वाले कुछ फैक्ट हम यहीं पे जान लेते हैं। अब बात करें सोनल मानसिंह, बहुत बड़ा नाम है भरतनाट्यम का। नाम यामिनी कृष्णमूर्ति भी है बड़ा, यानी बड़ा से मीन्स ये है कि नाम लिखने में बड़ा नहीं है, नाम बड़ा इसमें कि इन्होंने बहुत काम किया इस भरतनाट्यम के लिए। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। अब सोनल मानसिंह के बारे में समझेंगे कि वर्ष 1992 में, यानी साल 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। अब आप सबको पता होगा कि भारत में अगर शीर्ष स्तर की बात करें पुरस्कारों में, तो इसका क्रम आता है 3रे नंबर पर। पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण और 3रे नंबर पर पद्म भूषण। तो सोनल मानसिंह वर्ष 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली डांसर बनी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कई तरह से घुमा के भी पूछा जा सकता है। पूछा कैसे जा सकता है वो सुने, ध्यान से सुने कि वर्ष 1992 में कौन सी डांसर्स को पद्म भूषण मिला। इस तरह से एक तो आंसर होगा सोनल मानसिंह। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डांसर हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला? तो सोनल मानसिंह। आई होप क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब बात करें 2003 में, तो इनको सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण भी मिला। अब ध्यान देना यहाँ पर, यानी कि इन्होंने शीर्ष के 2रे और 3रे नंबर के पुरस्कारों को सबसे कम उम्र में प्राप्त किया। तो 2रे नंबर का कौन सा है? पद्म विभूषण। तो 2003 में सोनल मानसिंह ने पद्म विभूषण को प्राप्त करके सबसे कम उम्र की महिला डांसर बन गई जिन्हें पद्म विभूषण मिला। अब बात करें रुक्मणी देवी अरुंडेल की, तो ये मतलब नाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार तो इनको राष्ट्रपति बनने तक का नंबर आ गया था सिर्फ इनके डांस के दम पे। तो बात करें वर्ष 2017 में गूगल डूडल में इनकी फोटो को यूज किया गया और राज्यसभा में नामित होने वाली ये पहली डांसर थी। कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल। वर्ष 1956 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। वर्ष 1957 में संगीत नाट्य कला अवार्ड मिला।
याद रखना, वर्ष 1955 में रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण और 1957 में संगीत नाट्य कला अवार्ड मिला। अब बात करें वैजयंती माला की, तो इनको क्या हुआ, सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला। आई होप आप सब सुन रहे होंगे कि देखो मैं कैसे नाम बताते चला जा रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो गाइस ये ऐसा टॉपिक है जिसमें समझाने को कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको ट्रिक के माध्यम से बताऊँ। तो पहले एक बार नाम देख लेते हैं, फिर बता ही दूंगा, ट्रिक याद ही करा दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। और बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आ रही होगी, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। अब बात करें वैजयंती माला की, तो इन्हें क्या हुआ, सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला। अब आप सबको पता है, जैसे हमने बोला भारत के 4 शीर्ष पुरस्कारों की बात करें तो उसका 4th नंबर का यानी सबसे छोटा पुरस्कार है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मृणालिनी साराभाई, इनका क्या है, इनका भी सिलसिला बड़ा अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए वर्ष 2018 में इनकी फ़ोटो को गूगल डूडल में यूज़ किया गया। अब जैसे यहाँ भी हमने गूगल डूडल बोला, यहाँ भी बोला, तो आप लोग समझ रहे होंगे गूगल डूडल क्या है। तो आप लोग गौर करना, कभी देखना कि जब आप रोज़ गूगल पे कुछ सर्च करने जाते हैं तो उसका जो मेन मेन्यू होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। जैसे जब IPL फाइनल होना होता है तो IPL से रिलेटेड, जब वर्ल्ड कप फाइनल होना रहता है तो क्रिकेट से रिलेटेड, ऐसे ही जब साइंस डे होता है तो साइंस से रिलेटेड। इसी तरह में वर्ष 2018 में गूगल डूडल में मृणालिनी साराभाई का भी यूज़ किया गया। बात करें अब इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली डांसर बनी ये, और वर्ष 1992 में इनको भी पद्म भूषण मिला। 2013 में इनको केरल का नीसा गांधी पुरस्कार मिला। वर्ष 1977 में इन्हें फ्रेंच पाल्मे डी ओर अवार्ड्स मिला। अब बात करें तंजौर बाल सरस्वती, जिनको शॉर्ट में टी बाला सरस्वती भी बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम। ऑप्शन में दे दिया जाएगा, प्रश्न दे दिया जाएगा ऐसे, निम्नलिखित में से कौन डांसर हैं जो भरतनाट्यम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो संबंधित हैं। तो वहाँ पे तंजौर बाल सरस्वती बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन, आप लोग याद ही रख लेना और मैं कोशिश करूँगा याद करा दूँ इसी वीडियो में। अब बात करें पुरस्कारों की, तो टी बाला सरस्वती को वर्ष 1957 में पद्म भूषण, वर्ष 1977 में पद्म विभूषण और वर्ष 1955 में संगीत नाट्य कला अवार्ड मिला। अब बात करें इसमें, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो याद करने का देखिए, या मनी यानी देख तो पैसा होता है रुकता ही नहीं, तो या मनी रुकती नहीं, माला करती है सिर्फ, माला जपो, पैसा आएगा खर्च हो जाएगा, फिर क्या करोगे, माला जपोगे। तो या मनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी अरुंडेल और माला, इस तरह 3 नाम आप सबको याद हो गए होंगे। फिर से सुनो, या मनी रुकती नहीं, या मनी रुकती नहीं, तो क्या करोगे, माला जपोगे। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल और वैजयंती माला। जहाँ तक ट्रिक पॉसिबल है वहाँ तक बनाएंगे, नहीं पॉसिबल है तो आप कुछ अपना बना लेना, लेकिन प्लीज़ याद जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं कि और कौन ऐसे डांसर्स हैं जिन्होंने भरतनाट्यम के लिए काम किया, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखेंगे इसमें अल्लामेल वेल्ली, ये क्या है, ये दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता डांसर हैं। अब बात करें इनका काम क्या है, तो इन्होंने द दीप शिखा फाउंडेशन स्कूल ओपन किया है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नर्तक हैं जिन्होंने द दीप शिखा फाउंडेशन स्कूल की स्थापना की थी, तो आंसर हो जाएगा अल्लामेल वेल्ली। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, वेल्ले लोग कहाँ रहते हैं, भारत में, तो अल्लामेल वेल्ली भरतनाट्यम से, आई होप याद हो गया होगा। अब नर्तकी नटराज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, क्यों, क्योंकि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है, साथ ही साथ ये पहली महिला ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। अब बात करें आर मुथुक्कनमल, तो ये अंतिम देवदासी हैं और वर्ष 2022 का पद्मश्री इन्हीं को मिला है। अब बात करें अंतिम देवदासी से क्या समझ रहे हैं, हमने बताया मंदिरों में कौन डांस करता था, देवदासी। तो अंतिम देवदासी से रिलेटेड मतलब ये है कि अब इसके बाद दासियों का प्रथा ही समाप्त कर दिया गया मंदिरों में। और ये दासियां बनती कहाँ से थी, तो लोग अपनी लड़की को या बेटी को मंदिर में सेवा के लिए दे देते थे कि जाओ मंदिर में सेवा करो, भगवान जी की प्रार्थना करो, पूजा करो, तो वहीं से देवदासी तैयार होती थी। अब इसमें बात करें अन्य नर्तक अदर डांसर्स की, तो पद्म सुब्रमण्यम, एस.के. सरोज, मालविका सरकार, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, राधा श्रीधर, मीनाक्षी चित्रंदन, वी दोरास्वामी और हेमा मालिनी, सी.वी. चंद्रशेखर, लीला सैमसन।
तो अब लीला सैमसन को भी याद कर लेंगे कैसे ट्रिक से। या मनी रुकती नहीं, माला लीला, लीला माला जपो, लीला माला जपो। तो लीला से लीला सैमसन, या मनी से यामिनी कृष्णमूर्ति, रुकती नहीं से रुक्मणी देवी अरुंडेल और माला से वैजंती माला। तो आई होप वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो बहुत बड़ी ना हो, इसलिए इस वीडियो में भरतनाट्यम ही डांस को कवर करते हैं। इसके बाद की वीडियो में बचे हुए क्लासिकल डांस को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो सच में पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, खूब दबा के शेयर करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहद रोचक और अच्छे कंटेंट के साथ। पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट क्लासिकल डांस को अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।